एक समय था जब लोग हाथ में लिए बगैर कोई भी चीज नहीं खरीदते थे, लेकिन आज की यूथ तो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं जिसमें हम शॉपिंग करते हैं, लेकिन एक समय था जब ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब ही था फ्लिपकार्ट। हाँ, फ्लिपकार्ट भारत के सबसे पुराने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में से एक, जो केवल ऑनलाइन बुक रीसेल से शुरू हुआ था, लेकिन आज उसमें 80 से ज्यादा कैटेगरी में 150 मिलियन प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। 2024 में 70,541 करोड़ रेवेन्यू के साथ 4,248 करोड़ लॉस किया है फ्लिपकार्ट ने। मतलब ये भी बाकी स्टार्टअप्स की तरह लॉस मेकिंग स्टार्टअप है। इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने के बाद भी यह लॉस मेकिंग क्यों है? आखिर क्यों इसके फाउंडर्स इसको छोड़कर चले गए? इसका एक्सपेंशन रेवेन्यू से ज्यादा कैसे है? आज के इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट की कहानी को डिकोड करेंगे, तो रेडी हो जाओ क्योंकि ये केस स्टडी है फुल पैसा वसूल। ईयर था 2007। बैंगलोर में दो IIT दिल्ली के ग्रेजुएट्स सचिन बंसल और बिनी बंसल अमेजॉन इंडिया में जॉब कर रहे थे। इंडिया में एक सर्च इंजन बनाने की प्रोजेक्ट चल रहा था अमेजॉन का, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और तब तक अमेजॉन अमेरिका के साथ साथ कुछ और देश में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर चुका था। इंडिया में शुरू करने की प्लान भी चल रहे थे, बट कुछ प्रॉब्लम्स के चलते डिले कर दिए थे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सचिन और बिनी बंसल ने अपनी जॉब छोड़ के अक्टूबर 2007 में एक सिंपल आइडिया के साथ फ्लिपकार्ट शुरू किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज से शुरुआत की, और वो है बुक्स। लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि कोई भी वेंडर उनकी साइट पर अपने बुक्स लिस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त लोगों को इंटरनेट के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी और इंटरनेट पर बिजनेस क्या बात कर रहे हैं? काफी मेहनत के बाद एंड ऑन अक्टूबर में उनके पास पहले ऑर्डर आया, तब की आंध्र प्रदेश से। बैंसल्स ने पूरी बेंगलुरु छान मारा और वहां बुक ढूंढ के निकाला और अपनी फास्ट डिलीवरी फुलफिल किया। अब फ्लिपकार्ट ऑफिशियली बुक सेलर बन गया था। बैंसल्स ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस और ट्रस्टवर्दी सर्विस प्रोवाइड करना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है पहले से ही। 2007 में ही उन दोनों ने 20 शिपमेंट्स कंप्लीट कर चुका था और पहले 6 महीने में ही उनका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया था। 2009 में उन्होंने रैपिड ग्रोथ देखी अपनी बिजनेस में, और अराउंड 4 करोड़ रेवेन्यू क्या सिर्फ बुक्स बेच के। अब सिर्फ बुक लवर्स की ही नहीं, इन्वेस्टर्स की नजर में भी आने लगे थे फ्लिपकार्ट। फाइनली 2009 में उन्होंने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेज किया $1 मिलियन का एक्सेल पार्टनर्स से। 2009 की एंड तक उनके पास 150 से ज्यादा एम्प्लॉइज और 3 ऑफिसेज हो चुका था देश की मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट मैसिव सक्सेस देखी 2010 में जब टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन इन्वेस्ट किया फ्लिपकार्ट पर। तब तक बुक लवर्स की फर्स्ट चॉइस बन चुका था फ्लिपकार्ट। अब वो दूसरे स्टेप बढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर और मोबाइल फोन्स बेचना शुरू किया। कुछ दिन जाने के बाद बुक सेल्स तो बढ़ रही थी, लेकिन मोबाइल सेल्स नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग ऑनलाइन 1-2 हजार रुपए तो खर्च कर देते थे। बट जब बात आई 10-15 हजार रुपए की, तब लोग बिना हाथ लगाए प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे। फ्लिपकार्ट लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कैश ऑन डिलीवरी देना शुरू किया, और ये पहली कंपनी बन गए थे जो कैश ऑन डिलीवरी का फैसिलिटी दिए थे। 2009 से अराउंड 18 गुना ग्रोथ के साथ 2011 तक उसका रेवेन्यू हो गया अराउंड 75 करोड़ रुपए, और 2012 आते आते उसके वैल्यूएशन $1 बिलियन पार कर चुका था। फ्लिपकार्ट की सक्सेस देखकर देश भर में स्टार्टअपों की बाढ़ सी आ गई। इसमें से कुछ स्टार्टअप तो फ्लिपकार्ट की कंपटीटर बनकर उभरे, जैसे स्नैपडील, मिंत्रा, इंडिया मार्ट। लेकिन इनका अप्रोच थोड़ा अलग था। जैसे मिंत्रा ने फैशन सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाई, स्नैपडील ने सेलर्स और बायर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और इंडिया मार्ट B2B मार्केट प्लेस बनाया। इन सबसे फ्लिपकार्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2013 में अमेजन की एंट्री हो चुकी थी इंडिया में। इससे फ्लिपकार्ट को एक टक्कर का चैलेंज मिला मार्केट पर। अमेजन इंडिया में आते ही $2 बिलियन इन्वेस्ट कर दी। फिर फ्लिपकार्ट ने भी 2014 में $2 बिलियन की फंड रेज किया इन्वेस्टर से। उसी साल 2400 करोड़ रुपए में मिंत्रा को खरीद लिया, और मिंत्रा के CEO मुकेश बंसल को फ्लिपकार्ट में हेड ऑफ कॉमर्स एंड एडवर्टाइजिंग की पोस्ट दे दी गई। और 2014 में ही फ्लिपकार्ट की 7th एनिवर्सरी और दुर्गा पूजा के टाइम पर पहली बार फ्लिपकार्ट ने द बिग बिलियन डेज नाम से एक सेल्स इवेंट इंट्रोड्यूस किया। कस्टमर ने इसे इतना पसंद किया कि सेल्स स्टार्ट होने की 10 घंटे में ही अराउंड 600 करोड़ की प्रोडक्ट बिक गए। इस इवेंट के सक्सेस के बाद हर साल इस इवेंट को किया जाता है। अब तक तो हमने बात की कैसे फ्लिपकार्ट इंडियन नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बना हुआ है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट इतना बड़ा होने के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाता। वेल, इसे हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है।
इंडिया में डेली 80 लाख शिपमेंट्स होता है, उसमें से अराउंड 55% फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक्स पार्टनर ई कार्ट और अमेजन का लॉजिस्टिक्स पार्टनर एटीएस से होता है और बाकी 45% अदर लॉजिस्टिक्स जैसे इकॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बीज, डिलीवरी, ब्लू डार्ट से होता है। तो आप ये समझ सकते हो इस बढ़ती डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपनी लॉजिस्टिक पर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर तक जल्द से जल्द प्रोडक्ट डिलीवरी किया जा सके। इसी बात पर ध्यान रखते हुए फ्लिपकार्ट ने 2023 में करीब 6,500 करोड़ इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट अपनी वेयर हाउसेस में ASAR सिस्टम यानी ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल यूज करता है। अरे भाई, ये ASAR सिस्टम क्या है? देखो, वेयर हाउसेस में बहुत सारे सप्लायर अपने प्रोडक्ट भेजते हैं एक यूनिक बारकोड के साथ। अब मान लो ABC पर्सन फ्लिपकार्ट से XYZ प्रोडक्ट ऑर्डर करता है। जल्दी ही उस XYZ प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स और बारकोड की इंफॉर्मेशन ASAR सिस्टम में अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद ही ASAR उस बारकोड की इंफॉर्मेशन से XYZ प्रोडक्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करता है और एक रोबोट भेज देता है प्रोडक्ट को लाने के लिए। फिर रोबोट ने XYZ प्रोडक्ट को केयरफुली पैकेजिंग स्टेशन तक जाने वाले कन्वेयर बेल्ट पर लाकर छोड़ देता है। इसके बाद बाकी प्रोसेस होता है। इसे ही ASAR सिस्टम कहा जाता है। इसकी हेल्प से एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर बन जाता है, जिससे सप्लाई चेन एकदम स्मूथ बन जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 4-5 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग करने पर डिलीवरी होने में 15-20 दिन लग जाते थे और कभी कभी तो रॉन्ग आइटम भी आ जाते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लिपकार्ट ने अपनी सप्लाई चेन को इस तरह इंप्रूव किया है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। इसीलिए फ्लिपकार्ट के पास 20 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं। यहाँ से एयर, ग्राउंड, सी तीनों से ही फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट को डिलीवरी करता है। आपने कभी सोचा है जो आईफोन मार्केट में नॉर्मल ही 65,000 में मिलता है, वही आईफोन फ्लिपकार्ट पर 57,000 में कैसे मिल जाता है? और तो और यही आईफोन बिग बिलियन डेज में 52,000 में मिल जाता है। आपको क्या लगता है ये डिस्काउंट सप्लायर देता है? बिल्कुल भी नहीं, ये डिस्काउंट फ्लिपकार्ट अपनी जेब से देता है। तो आप ही सोचो, फ्लिपकार्ट पर आईफोन के साथ साथ कितनी सारी प्रोडक्ट बेचा जाता है और सब में ऐसे डिस्काउंट देने से फ्लिपकार्ट कितना सारा कैश बर्न करता है। डेटा के मुताबिक 2022 में फ्लिपकार्ट ने $3.7 बिलियन कैश बर्न किए थे। लेकिन सवाल ये है, फ्लिपकार्ट इतना कैश बर्न कैसे कर पा रहा है? वेल, ये पॉसिबल है फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट की वजह से। अरे भाई, फ्लिपकार्ट तो एक इंडियन स्टार्टअप था, तो यहाँ पर वॉलमार्ट कहाँ से आ गया? ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो सुनो। ये बात है 2016 की, जब टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर्स खुश नहीं थे सचिन बंसल से। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ अपनी मन की कर रहा था, किसी भी बोर्ड मेंबर की बात नहीं मान रहा था। इससे बहुत सारे टैलेंटेड एम्प्लॉयज रिजाइन कर रहे थे। तो इस वजह से टॉप मैनेजमेंट को बीच में आते हुए सचिन को CEO की पोस्ट छोड़ने के लिए फोर्स किया। फिर सचिन CEO पोस्ट बिन्नी बंसल को हैंडओवर कर दिया और खुद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गया। लेकिन सचिन अपने CEO की पोस्ट वापस पाने के लिए एक तरकीब लगाया। सचिन बारी बारी करके अमेजॉन और वॉलमार्ट के पास गए और उनसे कहा कि फ्लिपकार्ट अब सेल के लिए रेडी है। जब दोनों ही इंटरेस्टेड दिखाएं, तब जाकर सचिन अपनी बोर्ड को बताया। फिर दोनों ने बिडिंग शुरू किया। अमेजॉन का ऑफर था मेजॉरिटी स्टेक्स $15 बिलियन का और वॉलमार्ट का ऑफर था 77% स्टेक्स के लिए $16 बिलियन। अमेजॉन ने बैक आउट कर दिया और फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अंदर चला गया 2018 में। अब कंपनी का वैल्यूएशन हो गया है $20 बिलियन। यह सब होने के बाद सचिन वॉलमार्ट के पास गए और कहा, अब आप हमें फिर से CEO बना दो। लेकिन वॉलमार्ट ने साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया। बाद में जब ये बात बोर्ड तक पहुंची तो सचिन को कंपनी से ही निकाल दिया गया। इसके कुछ साल बाद बिन्नी ने भी CEO की पोस्ट से रिजाइन दे दिया। आखिरकार दोनों फाउंडर्स फ्लिपकार्ट से बाहर हो गए और कल्याण कृष्णमूर्ति CEO बन गए। और हाँ, अभी भी वही CEO हैं। तो यहीं से फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट बन गई। और हाँ, करंट डेटा के हिसाब से वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की 80.5% स्टेक्स ओन करता है। और वॉलमार्ट कितनी बड़ी कंपनी है वो तो आपको पता ही होगा। फ्लिपकार्ट भी लाइक, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। जैसे हम सब अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदते हैं, ठीक उसी तरह फ्लिपकार्ट भी अपनी जर्नी को आसान करने के लिए बहुत सारी कंपनियां खरीद रहा है। जैसे 2010 में lulu.com से वी रीड एक्वायर किया, 2011 में Mime360 को खरीदा, 2012 में letsbuy.com, देन 2014 में मिंत्रा को खरीद लिया, फिर 2016 में ऑनलाइन पेमेंट्स मैनेज करने के लिए फोन पे को खरीद लिया। लेकिन 2022 में फोन पे अलग हो चुका। इन सब के साथ साथ फ्लिपकार्ट ने live.ai, अपस्ट्रीम कॉमर्स, जबोंग, eBay इंडिया, क्लियर ट्रिप जैसी टोटल 22 कंपनियों को एक्वायर किया है। इन सबको छोड़कर फ्लिपकार्ट ने इजी रिवॉर्ड, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट क्विक, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जैसी टोटल 27 कंपनीज पर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फ्लिपकार्ट ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया ताकि वह कस्टमर को ज्यादा फैसिलिटी दे पाए अदर्स कंपटीटर्स के मुकाबले।
जिसमें मेन बात था कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी भी ब्रांड के साथ 25% से ज्यादा इन्वेंट्री का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ताकि मार्केट पर किसी एक प्लेटफॉर्म का मोनोपोली ना हो सके। और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म अपनी मन चाहे डिस्काउंट नहीं दे सकता, उस पर भी कुछ लिमिटेशंस होगा। सरकार की न्यू रूल्स आने से एक साल पहले जहां फ्लिपकार्ट का लॉस था 2063 CR और रूल्स आते ही एक साल में लॉस 3836 करोड़ पहुंच गए। मतलब फ्लिपकार्ट को एक ही साल में 1773 करोड़ की डिफरेंस झेलना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे इससे तो सिर्फ लॉस ही बढ़ा है, ये कोई नई बात नहीं है स्टार्टअप्स के लिए। बट इस रूल्स की वजह से फ्लिपकार्ट को अपनी पूरी बिजनेस मॉडल बदलना पड़ा था। सेलर्स को रिमैनेजमेंट करना पड़ा, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा फ्लिपकार्ट की एक्सपेंसेस पर। इंडिया के इस अचानक रेगुलेशंस के बाद वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन ने हमारे PM मोदी जी को एक लेटर लिखा था कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी रखें। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 10 अक्टूबर 2018 को फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज की प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन को हायर किया था। इसके बाद हर साल फ्लिपकार्ट MS धोनी, विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, दुलकर सलमान, महेश बाबू जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऑन वोट करता है। फिर 2019 में फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट फैशन नाम से एक कैंपेन शुरू किया और इसके लिए फ्लिपकार्ट रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट को ऑन एंड वोट किया था। आप लोग ही सोचो इन सारे सेलिब्रिटीज कितना पैसा फीस लिए होंगे। आप में से काफी लोग यह तो देखा ही होगा। आपको क्या लगता है इस 1 पेज एडवर्टाइजमेंट के लिए न्यूज़पेपर कंपनी कितना पैसा लेता होगा? 10,000, 20,000 या फिर 50,000? कंग्रेचुलेशंस, आप सभी गलत हो, क्योंकि गूगल डाटा के हिसाब से फ्लिपकार्ट इस ऑन एंड पेज एडवर्टाइजमेंट के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया को अराउंड 37 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट का जो ऑफिस है उसका ईयरली रेंट है 300 करोड़ यानी 25 करोड़ रुपए पर मंथ। फ्लिपकार्ट की इतना कैश बर्निंग के पीछे एक कारण है अमेजॉन। फ्लिपकार्ट अमेजॉन से कम्पीट करके ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर ग्राफ करने के लिए इस लेवल पर कैश बर्न कर रहा है, ताकि फ्लिपकार्ट टेक्नोलॉजी और कस्टमर को हेवी डिस्काउंट देने में बाकी सबसे कंपटीशन में आगे रह पाए। ये तो था रीजन क्यों फ्लिपकार्ट इतना ज्यादा रेवेन्यू कमाने के बाद भी लॉस में है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, सिर्फ फ्लिपकार्ट ही नहीं, इंडिया में जितने भी ई कॉमर्स बिजनेसेस है वह सारे के सारे लॉस में है। अब सवाल ये है कि कंपनीज इतनी लॉस में चल रहे हैं तो उसके फाउंडर उसे बंद क्यों नहीं कर देते? देखो दोस्तों, अभी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन सिर्फ अपनी एक्सपेंशन पर ध्यान दे रहा है। अभी फ्लिपकार्ट मार्केटिंग कॉस्ट, सप्लाई चेन